देखिए हमारा आज का टॉपिक है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस। अब ये टॉपिक सीबीएसई को भी है फर्स्ट लेसन में क्लास 10 के, और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब में भी है। तो दोनों को यूज़फुल रहेगा ये टॉपिक, और थ्योरी भी दोनों के लिए यूज़फुल रहेगी। और ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगी ऊपर जो आपको दिख रहा है वेबसाइट notescience class10.blogspot.com। ये आपको गूगल में टाइप करना है, सर्च कीजिए, आपको ये लिंक मिल जाएगा और आपको ये मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर राइट साइड में देखिए टॉपिक्स विद चैप्टर दिए हुए हैं, इस पर क्लिक कीजिए, आपको नोट्स मिलते रहेगी। ठीक है। नोट्स डेली अपलोड होती है इस मेरे ब्लॉग पर, आप बने रहिए साइट पर। देखिए हमारा टॉपिक है आज का राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। हमने इसके पहले के वीडियो में आप देख लीजिए जाकर कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, फिर उस केमिकल रिएक्शन को जब लिखा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक एग्जांपल। ये जो इक्वेशन आपको नीचे दिख रहा है एक केमिकल इक्वेशन है, ये CuSO4 प्लस Zn, ये दो रिएक्टेंट एक हुए, इनकी रिएक्शन हुई और क्या मिला, ZnSO4 प्लस Cu हमें मिला। ये क्या है, ये एक्चुअली एक रिएक्शन है जो लेबॉर्ट्री में की गई। ठीक है। CuSO4 को लिया गया, Zn को लिया गया, उनकी रिएक्शन हुई और रिजल्ट क्या मिला, ZnSO4 मिला और Cu मिला। ये रिएक्शन एक्चुअली लैब में की गई। रिएक्शन करने के बाद जब उसे एक्सप्रेस किया गया, लिखा गया, तो लिखने के वक्त उसे देखिए केमिकल फार्मूला का यूज़ किया गया वहाँ पर, CuSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस Cu। यानी जो भी रिएक्शन है उसे जब लिखा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो केमिकल फार्मूला का यूज़ करके उसे लिखा जाता है और एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे आपको नीचे दिख रहा है एग्जाम्पल में। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को लैब में होने के बाद इस तरह से लिखा जाता है केमिकल फार्मूला का यूज़ करके, तब इसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आया ख्याल में? केमिकल रिएक्शन को जब भी लिखा जाता है इस तरह के केमिकल फार्मूला का यूज़ करके, तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आगे ख्याल में केमिकल इक्वेशन कैसे है? ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, आपके पास भी होंगे बहुत सारे केमिकल। देखिए नीचे भी एग्जांपल दिख रहे हैं बहुत सारे केमिकल इक्वेशन के, ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल। एक्चुअली ये सब रिएक्शन है जो लैब में हुई, लेकिन जब उसे लिखा गया तो उसे इस तरह से केमिकल फार्मूला का यूज़ करके लिखा गया, और फिर लिखने के बाद जब उस केमिकल फार्मूला का यूज़ करके उसे लिखा जाता है, तब इसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आया ख्याल में केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? हमारा ये जो आज का टॉपिक है वो केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड ही है। देखिए क्या है टॉपिक, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। यानी जब केमिकल इक्वेशन आप लिखते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, केमिकल फार्मूला का यूज़ करके उसी रिएक्शन को जब लिखा जाता है तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो कुछ कन्वेंशंस यानी कुछ रूल हमें फॉलो करने होते हैं। क्या फॉलो करने होते हैं? हमें कन्वेंशन यानी रूल। आपने रिएक्शन किया लैब में और उसे किसी भी तरह से मन से लिख दिया आपने एक पेज पर लोगों को बताने के लिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। उसे लिखने के भी कुछ रूल्स हैं, वो रूल आपको फॉलो करने होंगे, और उसे कहते हैं कन्वेंशन, जो हम देखने वाले हैं। कन्वेंशन फॉलो व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन जब आप राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपको कुछ कन्वेंशन यानी रूल फॉलो करने होंगे। वही रूल हम अभी यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए ये रूल हम देखेंगे वन बाय वन, बहुत ईजी है समझने के लिए, ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल देखिए, इन अ केमिकल इक्वेशन the reactant are written on the left hand side while the product on the right hand side। जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो रिएक्शन करते वक्त जो भी सब्सटेंस आपने लिया है, जैसा रिएक्शन करते वक्त मैंने ये सब्सटेंस लिया CuSO4 और ZnSO4 मैंने लिया, तो जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हो रिएक्शन करने के लिए उसे रिएक्टेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट ऑलवेज लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में ही CuSO4 और Zn को लिखा गया है। ठीक है। यह था हमारा पहला रूल। रिएक्टेंट ऑलवेज किधर होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में। यानी जो भी सब्सटेंस लेकर आप रिएक्शन कर रहे हो फिर उसे लिख रहे हो, तो लिखते वक्त जो सब्सटेंस आपने लिया था उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे और उसे लेफ्ट साइड में ही आपको लेना चाहिए। ठीक है। ये रूल कहता है हमारा। आगे
In a chemical equation, the reactant are written on the left hand side, while the product on the right hand side. और वो reactant जब एक दूसरे के साथ में react होंगे ये दोनों, तो इनसे कुछ ना कुछ हमें मिलेगा. जो मिलेगा वो इधर है, CuSO4 और Cu. ये हो गए प्रोडक्ट, ये दोनों क्या हो गए प्रोडक्ट. तो जो मिल रहा है रिएक्शन के बाद उसे राइट साइड में लिखा जाता है और उसे प्रोडक्ट कहते हैं. जिस सब्सटेंस को लेकर हम रिएक्शन कर रहे हैं उसे रिएक्टेंट कहा जाता है और वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही लिखना चाहिए. ये हमारा रूल कहता है. आया ख्याल में फर्स्ट रूल. और क्या दिया उसमें, एंड एरो हेडिंग टूवर्ड द प्रोडक्ट इज ड्रॉ इन बिटवीन देम. और इस रिएक्शन में हमें क्या चीज़ दिख रही है, एरो. ये एरो हमें क्या बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होंगे और इधर हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है एरो, क्योंकि उस साइड में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है. ठीक है, तो दिस एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. वो एरो एक तरह से हमें रिएक्शन की डायरेक्शन भी बता रहा है कि रिएक्शन इधर से होकर जा रही है और इधर हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कन्वेंशन या फिर रूल कह लीजिए उसे. सेकंड देखिए, इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर 2 और मोर दे आर लिंक्ड विद द प्लस साइन इन बिटवीन देम. अगर रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा हुए, जैसे यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है CuSO4 और Zn, तो उसे हमें किससे जोड़ना होगा, हमें प्लस साइन लेकर. अगर तीसरा रिएक्टेंट आया तो हम प्लस करेंगे उसके सामने और उसे लिखेंगे. ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट जो लेफ्ट साइड में हम लिख रहे हैं उसे हमें प्लस प्लस उसके बीच में हमें देना होगा. ठीक है. थर्ड रूल क्या है, मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव. द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट इज इंडिकेटेड इन द इक्वेशन. अब आप जो भी सब्सटेंस ले रहे हो रिएक्शन में लिख रहे हो, यहाँ पर लिखते वक्त कैसे पता चलेगा सामने वाले को कि CuSO4 जो लिख रहे हैं वो सॉलिड स्टेट में है सब्सटेंस, लिक्विड स्टेट में है, वो गैसियस स्टेट में है, वो एक्वियस स्टेट में है, किस स्टेट में है वो कैसा पता चलेगा. तो वो भी आपको लिखना होगा लिखते वक्त. यानी आपकी जो इक्वेशन है जो आप लिख रहे हैं वो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, सामने वालों को समझ में आ जाना चाहिए. जो सब्सटेंस आपने लिया वो गैस फॉर्म में लिया, लिक्विड फॉर्म में लिया, सॉलिड फॉर्म में लिया, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो उसके लिए है कि दे आर गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट आर इंडिकेटेड बाय द राइटिंग द लेटर G, I और S. तो आपको क्या करना होगा, उस सब्सटेंस के सफिक्स में ये लेटर लिखने होंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे हुए है देखिए, AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब CuSO4 एक एक्वियस सॉल्यूशन के फॉर्म में है. Zn के सामने S लिखा है, इसका मतलब Zn सॉलिड के फॉर्म में लिया है. ZnSO4 हमें मिला, उसके सामने AQ है, इसका मतलब एक्वियस सॉल्यूशन हमें वहाँ पर मिला. Cu के सामने S लिखा है, इसका मतलब Cu सॉलिड स्टेट में है. तो ये कंप्लीट रिएक्शन देखते से सामने वालों को समझ में आ जाएगी कि सब्सटेंस कौन से स्टेट में उसने लिए और उसे प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो कौन से स्टेट में मिल रहा है, गैस में मिल रहा है, सॉलिड में मिल रहा है, लिक्विड में मिल रहा है, सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल रहा है. ठीक है, तो आगे देखिए, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर दे आर सेड टू बी प्रेजेंट इन एक्वियस सॉल्यूशन. वाटर के सॉल्यूशन में कुछ रिएक्शन आपको मिल रही है तो उसे एक्वियस सॉल्यूशन कहेंगे, उसके सामने AQ लिख देंगे. दिस स्टेट इज इंडिकेटेड बाय पुटिंग द लेटर AQ इन अ ब्रैकेट आफ्टर देयर फॉर्मूला. जैसे हमने AQ लिखा और नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, CuSO4 के सामने AQ है, इसका मतलब CuSO4 एक सॉल्यूशन है. Zn के सामने S यानी वो सॉलिड स्टेट में, ZnSO4 के सामने AQ, इसका मतलब एक्वियस सॉल्यूशन है. Cu के फॉर्म में S, इसका मतलब वो सॉलिड है. तो रिएक्शन पढ़ते से ही देखते से ही आपके समझ में आ गया कि रिएक्शन करते वक्त ये सामने वाले पर्सन ने सब्सटेंस किस फॉर्म में लिए होंगे, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, एक्वियस सॉल्यूशन में. ठीक है, फोर्थ नंबर का देखिए, कन्वेंशन एनी रूल. When heat is to be given from outside to bring about a reaction, it is indicated by the sign. ये देखिए डेल्टा के जैसे यहाँ पर साइन आपको दिख रहा है, एरो रिटर्न अबाउट द एरो दैट इंडिकेट द डायरेक्शन. यानी आप कोई रिएक्शन कर रहे हो लैब में, लेकिन रिएक्शन लिखते वक्त क्या कैसे पता चलेगा, अगर आपने वो रिएक्शन करते वक्त हीट दी होगी, ठीक है, इस सब्सटेंस को आपने हीट दी है, कैसे पता चलेगा कि हीट दी है. ठीक है, तो क्या करना होगा, ये साइन हमें वहाँ पे लिखना होगा. ठीक है, तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन इन विच द स्लेक लाइम इज फॉर्म ऑन हीटिंग द लाइम स्टोन रिटर्न एज. जैसे हमने एक रिएक्शन ली कि जिसमें हमने स्लेक लाइम इज फॉर्म, हमें स्लेक लाइम मिल रहा है ऑन हीटिंग द लाइम स्टोन. जब हम लाइम स्टोन को हीट करेंगे, रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब हम लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो हमें स्लेक लाइम मिल रहा है. क्या इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब एक्सपेरिमेंट किया, रिएक्शन की, तो उस वक्त हमने हीट दी. हमने क्या दी, हीट दी हमने उस वक्त. तो ये
पता कैसे चलेगा हमने हीट दी? तो क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें ये सिंबल देना होगा जो मैं यहाँ पर नहीं दिया, भूल चुका हूँ मैं। यहाँ पर हमें ऐसे सिंबल लिखना होगा ऐसा। इसका मतलब समझेगा कि इस सब्सटेंस को हमने हीट दी है और इससे हमें ये मिला है, ठीक है। यानी ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें आप हीट दे रहे हो सब्सटेंस को, बाद में उससे हमें कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कैसे पता चलेगा लिखते वक्त कि आपने उसे हीट दी है? तो ये साइन उसके ऊपर लिख दीजिए। Similarly, the fact that heat is released during the reaction between the aqueous solution of the copper sulfate and zinc dust is indicated by follow। और अगर हीट रिलीज हो रही है, समझिए इस वक्त तो आपने हीट दी थी, ठीक है, लेकिन अगला एक रिएक्शन है जिसमें हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना, बाहर हो रही है। ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है, हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, ये प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन इस रिएक्शन में हीट बाहर आई, रिलीज हुई, तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमने यहाँ पर हीट लिख दिया। तो इससे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है, बाहर आई है, ठीक है। आगे देखिए फिफ्थ स्टेटमेंट, इट इज़ नेसेसरी टू फुलफिल द सर्टेन कंडीशन लाइक अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा to bring about the some reaction. These condition are indicated below or above the arrow indicated the direction on the reaction। यानी एक रिएक्शन है जिसमें अगर आप सर्टेन कंडीशन, यानी आप टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, नेसेसरी आपको बताना है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू फुलफिल द सर्टेन कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन हमें फुलफिल करना है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो टू ब्रिंग अबाउट द सम रिएक्शन, वो रिएक्शन हमें बताना है। तो ये कंडीशन हम कैसे बताएंगे, कैसे इंडिकेट करेंगे हम? टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, तो कैसे? दिस कंडीशंस आर इंडिकेटेड बिलो और अबाउट द एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। वहाँ पे हमें एरो लिखना होगा, एक एरो जो अबाउ बताता है, नीचे बताता है। जैसे देखिए नीचे का एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल टेक्स प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ द 60 डिग्री सेल्सियस। हमने एक वेजिटेबल ऑयल लिया, 60 डिग्री टेम्परेचर पर रखा, ठीक है, विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ एनआई कैटलिस्ट इज रिटर्न है। तो हम कैसा लिखेंगे कि हमने वहाँ पे टेम्परेचर उसको 60 डिग्री दिया, तो देखिए एरो के ऊपर लिख दिया, एनआई कैटलिस्ट लिया तो एरो के नीचे लिख दिया। तो इस तरह से आपको बताना होगा, नहीं तो सामने वालों को कैसे समझेगा कि आप इक्वेशन लिख रहे हो, तो आपकी इक्वेशन में क्या हुआ था एक्चुअली, ठीक है। 6 नंबर पे क्या देखिए, स्पेटियल इन्फॉर्मेशन और नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर रिटर्न बिलो देयर फार्मूला। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ कि ये रिएक्शन में अगर आप सिंबल के नीचे लिखते हो, जैसा उसने बताया ना कि स्पेटियल इन्फॉर्मेशन और नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर रिटर्न बिलो देयर फार्मूला, फार्मूले के नीचे वो जो केमिकल फार्मूला है वो किसका फार्मूला है ये लिखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिएक्शन विद अ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रोडक्ट इज फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, है ना, फार्मूले के नीचे लिखना चाहिए। ये गुड फेथ में या फिर बोलो गुड प्रैक्टिस में लिखे तो अच्छा रहेगा कि फार्मूले के नीचे ही हमने अगर उसके नाम लिख दिए, जो फार्मूले हमने लिखे उसके बिलो देयर फार्मूला, नीचे ही हमने उस रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का अगर नाम लिख दिया तो सामने वालों को पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर ऑन रिएक्शन विद द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स द रेडिश कलर, तो कॉपर के नीचे फार्मूले के हमने कॉपर लिख दिया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के फार्मूले के नीचे हमने नाइट्रिक एसिड लिख दिया, तो सामने वाले को इक्वेशन देखते से ही पता चल जाएगा कि ये किसका फार्मूला है, अगर उसे पता नहीं होगा तो, ठीक है। तो ये गुड प्रैक्टिस में ये लिखना चाहिए। तो इस तरह से ये कन्वेंशंस या फिर रूल है जो केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त आपको फॉलो करने होंगे। आप मन से कुछ नहीं करते, आप रिएक्टेंट राइट साइड में नहीं लिख सकते, आपको प्रोडक्ट ही राइट साइड में लिखना होगा। इक्वेशन आपकी इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, सामने वाले को पता चलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये कन्वेंशंस या रूल्स है जो मैंने आपको समझा कर दिए। यहाँ पर अगर एग्ज़ाम में आती है तो ये सभी पॉइंट एग्ज़ाम में लिखिए, एक दो आपको कम ज़्यादा करना है वो आप पर डिपेंड है। ओके, तो अगला वीडियो में हम अगला टॉपिक लेंगे। ओके, थैंक यू।